ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी बेबी एमी के साथ में एक होटल की ओर जा रही होती है क्योंकि आज एमी और तरस के बेटे एबी का बर्थडे होता है, तो वो उसे सेलिब्रेट करने के लिए जा रही थी। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो दरवाजे के अंदर जाए, वो दरवाजे के बाहर ही एबी के बर्थडे को सेलिब्रेट होता हुआ देख रही थी, जहाँ पर एबी विश मांग रहा होता है गॉड से कि काश मेरी फ्यूचर मम्मा कोई और नहीं बल्कि आंटी शीन हो। और ये बात सुनकर यहाँ पर जेनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर जाओ उसके हस्बैंड के लिए सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, तो वो सभी से बस यही कहता है कि एक्चुअली में ये बच्चा है तो कुछ भी बोलता रहता है। एंड यहाँ पर शीन भी एबी को ऐसा कुछ कहने से मना करती है, बोलते कि तुम्हारे डैड और मैं बस एक फ्रेंड्स है और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जेनी को पता होता है कि बच्चे अक्सर सच बोल दिया करते हैं और तब यहाँ पर एबी की यही विश है कि वो यहाँ पर जेनी को अपनी मॉम कबूल करना ही नहीं चाहता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी एमी से उसकी विश को मांगती है और पूछने लग जाती है। एंड एमी यहाँ पर बताती है कि मैं हमेशा अपनी मम्मा के साथ खुश रहना चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो ठान लेती है कि वो इस बार अपने लिए कदम उठा कर ही रहेगी। फिर हमें यहाँ पर उसकी लाइफ का एक ग्लिम्प्स दिया जाता है, जहाँ पर हमें उस समय में ले जाया जाता है जहाँ पर वो प्रेग्नेंट थी और तो वो एबी और एमी को बर्थ दे रही थी। और ये जो प्रेगनेंसी वाला दिन था वो उसके लिए बहुत सीरियस था, जहाँ पर उसे किसी फैमिली मेम्बर की कंसर्न चाहिए थी, स्पेशली हस्बैंड की। बट यहाँ पर जैसे वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है, उसका कॉल कोई और पिक करता है और वो लड़की उसे बोल देती है कि हमें यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो, तुम अगर बर्थ दे रही हो तो चुपचाप बर्थ दो, यहाँ पर हम हमारी लाइफ को एंजॉय करने के लाए हैं। और इतने में यहाँ पर सामने से वो लड़की कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर जेनी तो धोखा कई सालों से खाती आ रही है, बट आज तक उसने कभी अपने लिए स्टेप लिया ही नहीं है। बट आज यहाँ पर वो अपने लिए स्टेप लेने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर वो अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ पर वो केक को मिडिल में से कट करती है। एंड वो एबी से कहती है कि आज तुम्हारी मम्मा तुम्हारी विश पूरी करेगी, अब से तुम्हारी मॉम नहीं है। यहाँ पर एबी अपनी मम्मा जेनी से कह रहा होता है कि मम्मा आप जब देखो तब यहाँ पर माहौल बिगाड़ दिया करती हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पर आपके बनाए हुए गिफ्ट्स अब ज़्यादा पसंद नहीं है। एमी यहाँ पर अपने भैया से बोलने लग जाती है कि कुछ भी मत बोलो, मॉम यहाँ पर हर बार तुम्हारे लिए खुद से मेहनत कर केक बनाती है क्योंकि तुम्हें मिल्क से एलर्जी है। एंड यहाँ पर शीन इस फैमिली में अपनी टांग लड़ाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि एबी को मिल्क से कुछ एलर्जी नहीं है, वो बस इसलिए तुम लोग सोच सके कि आज तक जेनी ने उसे मिल्क दिया ही नहीं होगा, लेकिन देखना जैसे तुम ये बाहर का केक खाओगे तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। एंड यहाँ पर एबी भी शीन की साइड ले रहा था और अपनी मम्मी के वो बिल्कुल अगेंस्ट था, लेकिन वो क्या ही बोल सकता है अगर उसके डैड यहाँ पर उसे रोक ना रहे हो, उसे टोक ना रहे हो। तो यहाँ पर जेनी साफ साफ जाओ से कह देती है कि एबी उसके पास रहेगा और तब वो एमी को यहाँ से लेकर जा रही है। तो जैसे यहाँ से वो जाने लगती है, जाओ यहाँ पर उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम भी ना बच्चों की बातों को इतना सीरियसली क्यों ले लेती हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे कह देती है कि बच्चा सीरियस हो या ना हो, लेकिन इस बार मैं एकदम श्योर हूँ और सीरियस भी। कल तुम मुझे यहाँ पर मैरिज ब्यूरो में बुलाना, जहाँ पर हम हमारे डाइवोर्स पेपर्स को साइन करेंगे। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर बाहर जाते ही हम देखते हैं फूशन को। एंड यहाँ पर फूशन उसे अपना कार्ड देता है, कहता है कि डाइवोर्स कर रही हो तो फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। दोस्तों हम यहाँ पर उस रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर शिम विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर वो जाओ से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता शायद से वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है, तो फिर जाकर तुम्हें उसे मनाना चाहिए। बट जाओ यहाँ पर उसके पीछे जाने से साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि रहने भी दो, ये लड़की कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, जितना मैं उसे समझाऊंगा उतना वो मेरे सर पर चढ़ती जाएगी। उसके सभी फ्रेंड्स भी यहाँ पर उसे सेम चीज़ कहते हैं कि तुम्हें एक बार जाकर यहाँ पर अपनी वाइफ को कंफर्ट करना चाहिए, लगता है उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। पर यहाँ पर जाओ को कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वो कहता है कि जाने भी दो, कल मैं खुद उससे बात कर लूँगा और वो मेरी बात मान भी जाएगी। अभी फ़िलहाल हमें यहाँ का माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर उन सभी को प्रिंस ऑफ बेजिन की याद आती है, तो फिर वो लोग बोलने लग जाते कि भाई वो स्पेशल पर्सन है, हमें उसे पर्सनली कॉल कर यहाँ पर बुलाना होगा। शीन कहती कि कोई बात नहीं, मैं उसे अभी यहाँ पर कॉल करके बुलाती हूँ। फिर हम वापस से उसी सीन में आ जाते हैं जहाँ पर हम फूशन और जेनी को देखते हैं। एंड यहाँ पर जेनी उसकी कार्ड को पढ़ती है, जहाँ पर उसका पूरा नाम किम फूशन होता है और तो यहाँ पर वो एकदम टॉप क्लास का लॉयर होता है। पर यहाँ पर जेनी उसे साफ साफ कह देती कि मिस्टर किम आपकी जो बजट है वो कुछ ज़्यादा ही है। मिस्टर किम यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर फ्री कंसल्टेंसी तुम्हें दे सकता हूँ। जेनी भी यहाँ पर उसे यही कहती है कि जेनी के पास पैसे के अलावा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। किम कहता है कि देखो मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे प्रोफेसर वैंग याद होंगे तो फिर मैं उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन यहाँ पे तुमने मिड कोर्स में अपने इस
कोर्स को छोड़कर कुछ और ज्वाइन कर लिया था। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर जेनी प्रोफेसर के पास जाकर अपनी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। एंड यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कि मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा डिवोर्स हुआ तो इसमें क्या हुआ, ऐसे भी ये तो तुम्हारी लाइफ की न्यू शुरुआत है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे डैड की हालत ठीक नहीं है, तो फिर तुम चाहो तो उनका टेक केयर कर सकती हो और उसके बदले मैं तुम्हारा ध्यान रख लूँगा। पर यहाँ पर जेनी को ये फंडा कुछ समझ नहीं आता। बाद में यहाँ से वो चली जाती है एंड जैसे ही यहाँ से वो जाती है किम को आ जाता है किसी का कॉल, और वो कोई नहीं बल्कि शीनी होती है जो कि प्रिंस ऑफ बेजे यानी कि मिस्टर किम को कॉल करती है। बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। किम कहता है कि बस यहीं पर हूँ, मैं किसी स्पेशल पर्सन से मिल रहा था। एंड वो स्पेशल पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसके लिए जेनी ही होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जाओ और उसका बेटा ए भी घर पर आ जाते हैं जहाँ पर जाओ को अच्छे से पता होता है कि हमेशा की तरह यहाँ पर जेनी उसका रात भर इंतजार करती है, बट इस बार वो यहाँ पर नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो ए बी होता है उसके नेक पर बहुत इचीनेस फील होने लग जाती है, तो वो नोटिस करता है कि ये तो एलर्जी की वजह से हो रहा है। तो वो तुरंत ही चिल्लाकर यहाँ पर जेनी को बुलाता है, पर जेनी के बदले वहाँ पर स्टाफ आ जाती है जो कहती है कि मिस्टर ए बी को यहाँ पर ये सब कैसे हो गया। मैडम तो यहाँ पर बेबी ए बी की सारी के सारी डाइट प्लान का बड़े अच्छे से ध्यान रखा करती है। यहाँ पर जो जाओ होता है वो स्टाफ को ज़्यादा बोलने से मना करता है एंड कहता है कि जाओ जाकर जेनी को बुला कर लाओ। बट स्टाफ उसे बताती है कि मैडम तो एमी को लेकर अपने मॉम डैड के घर पर चली गई है। एंड यहाँ पर जाओ समझ जाता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रही है। उसे लग रहा होगा कि मैं उसे बनाने जाऊँगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, देखना वो खुद ब खुद ही 2-3 दिनों में वापस आ जाएगी। फिर वो यहाँ पर स्टाफ को मेडिसिन के बारे में पूछने लग जाता है, बट यहाँ पर स्टाफ को मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो फिर वो स्टाफ पर चिल्लाने लग जाता है और ए बी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर ए बी आराम कर रहा होता है जहाँ पर ए बी अपने डैड को समझा रहा था कि आप प्लीज़ आंटी शीन को चिल्लाना मत, क्योंकि ये सब आंटी शीन की वजह से नहीं हो रहा है, ये सब कुछ मम्मा की वजह से हो रहा है। आंटी शीन ने कहा था ना कि मेरी मम्मा ने मुझे पहले से मिल्क प्रोड्यूस नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर मुझे मिल्क से एलर्जी होती है, वरना अगर मम्मा ने मुझे मिल्क पहले ही पिलाया होता तो फिर ये सब नहीं हो रहा होता और मिल्क प्रोडक्ट से मुझे एलर्जी कभी नहीं होती। यहाँ पर उसका डैड उसे आराम करने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर जाओ की नींद खुल जाती है। जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे पानी का ग्लास मिलता ही नहीं है, तब उसे याद आता है कि ये सारे काम तो यहाँ पर जेनी क्या करती थी। और जैसे ही यहाँ पर वो हॉलवे से गुजर रहा था वहाँ पर वो एबी से बोलता हुआ सुनता है कि मेरे कप में पानी भी नहीं है और मेरे ब्रश में टूथपेस्ट भी नहीं लगा है। जहाँ पर स्टाफ उसे बताती है कि बेटा ये सारे काम आपकी मॉम पर्सनली आपके लिए किया करती थी और वो अब नहीं है, तो ये काम मुझे ही आपके लिए करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर उनके टेबल पर रूखा सूखा ड्राइड ब्रेड होता है जो कि ना ए भी खा पाता है और ना ही उसके डैड जाओ। तो फिर यहाँ पर जाओ स्टाफ को स्काउच ब्रेड या फिर स्काउच एग बनाने के लिए बोल देता है एंड स्टाफ यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है, कहते कि रोज़ सुबह का ब्रेकफास्ट मैडम ही प्रिपेयर किया करती थी और यहाँ पर स्काउच एग उन्हीं बनाने आता है, हमें से किसी को भी नहीं। फिर हमें यहाँ पर मॉर्निंग का सीन बताया जाता है जहाँ पर जेनी अर्ली मॉर्निंग उठकर अपने बेटे और अपने हस्बैंड के लिए स्काउच एग बनाया करती थी और यहाँ पर वो हर एक प्रोसेस को मिनट बाय मिनट फॉलो करती थी ताकि वो परफेक्टली कुक हो एंड यहाँ पर उस खाने की वजह से एबी को कुछ इफेक्ट ना हो। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जाओ स्टाफ से कह देता है कि जाकर अपनी मैडम को कॉल करो और उनसे कहना कि घर तुरंत ही जल्दी से वापस आ जाए। तो फिर स्टाफ यहाँ से चली जाती है मैडम को यानी कि जेनी को कॉल लगाने के लिए। यहाँ पर जाओ सोच रहा होता है कि अब तो एक दिन तो पूरा होने आया है, आखिर ये कब तक घर पर लौटेगी। इतनी में यहाँ पर स्टाफ आकर बताने लग जाती है कि मैडम ने मुझे कॉल पे मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं आने वाली है। ये सुनते ही यहाँ पर जाओ के होश और आवाज़ उठ जाते, बट अभी भी यहाँ पर वो अपने डेल्यूलू वर्ल्ड में होता है यानी कि डेल्यूजन वर्ल्ड में, जहाँ पर उसे लग रहा होता है कि क्या पता वो वहाँ पर मेरे लिए लंच प्रिपेयर कर रही हो और वो डायरेक्टली लंच लेकर ऑफिस आ जाएगी और तो लंच लेकर जब वो ऑफिस आएगी तब मुझसे माफ़ी भी मांग लेगी। तब मैं उसे दिखाता हूँ कि अकड़ करना किसे कहते हैं और ये सारी चीज़ें तो वो अपने दिमाग में इमेजिन तक कर लेता है। इसके बाद में यहाँ पर जाओ कंपनी में पहुँच जाता है जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ में अपने शेड्यूल के बारे में डिस्कशन करता है एंड जैसे यहाँ पर वो अपने कैबिन में जाता है वहाँ पर वो एक लंच बॉक्स को देखता है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। खुश से ज़्यादा तो उसके अंदर ईगो भरा हुआ होता है। वो कहते हैं कि देखा फाइनली आ ही गई ना नील ऑन करके मुझसे माफ़ी मांगने के लिए। एंड जैसे वो लंच बॉक्स को ओपन करने वाला था इतने में यहाँ पर उसे शीन का कॉल आ जाता है जो उसे कहने लग जाती है कि अब तक तो तुम कैबिन में पहुँच गए रहोगे और तुम्हें मेरा लंच
बॉक्स मिल गया रहेगा। तब जाकर उसे पता चलता है कि ये बॉक्स यहाँ पर जेनी ने नहीं बल्कि शीन ने उसके लिए बना है। एंड शीन यहाँ पर खास तौर से जाओ से कहती है कि देखो, मैं ऐसी मेहनत किसी के लिए नहीं करती हूँ, तो फिर मेरे लंच बॉक्स को ज़ाया मत जाने देना। वो कॉल कट कर यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है। एंड जैसे असिस्टेंट आता है वो उसे पूछने लग जाता है कि यहाँ पर दोपहर में मैडम नहीं आई थी लंच बॉक्स को डिलीवर करने के लिए। तो असिस्टेंट बताता है कि नहीं, मैडम का तो यहाँ पर नामो निशान तक नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जाओ अपनी बिजनेस मीटिंग में होता है, जहाँ पर बार बार जेनी उसे कॉल किया जा रही थी। एंड तब जाकर उसके दिल को तसल्ली मिलती है कि फाइनली अब आ गई ना अपनी लाइन पर। और वो उसका कॉल पिक कर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी लंच कर दिया है, तो फिर लंच बॉक्स मत भिजवाना। बट यहाँ पर जेनी लंच के बारे में नहीं बल्कि उसके डिवोर्स के बारे में बात कर रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, कल मैंने तुमसे कहा था ना कि टाइम से यहाँ पर पहुँच जाना, लेकिन तुमने आने में देरी कर दी। ऐसे ही मैंने पेपर्स को साइन कर दिया है। ये सुनते ही यहाँ पर जाओ को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो उसे सुनाना शुरू कर देता है कि तुम अपनी होश और आवाज़ में भी हो या फिर नहीं। तुम्हें पता है ना, डिवोर्स के बाद तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं रहोगी, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। जेनी कहती कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश ज़रा से भी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें एक रियलिटी चेक दे रही हूँ कि अब मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने रास्ते चलने के लिए। और हाँ, तुमने सही कहा कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, तो इसमें क्या हुआ, मैं अपनी लाइफ खुद ब खुद बिल्डअप कर सकती हूँ। मुझे बस मेरी बेटी एमी का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। और रही बात उस पेपर्स की, तो चुपचाप उसे साइन कर देना, क्योंकि अब मुझे ना तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर अपने 100% एफर्ट्स डालकर देख लिए है, लेकिन हर एक बार एफर्ट्स डालने पर भी तुम्हें उस एफर्ट्स की अहमियत समझी नहीं है। तो यही मेरे लिए बेहतर होगा अगर मैं खुद का रास्ता खुद चुन लूँ। तो इतना कहकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी कार में बैठकर निकल पड़ती है, लेकिन वो अपनी कार को एकदम स्पोर्ट्स कार की तरह चला रही होती है। एंड उसकी कार के पीछे यहाँ पर किम की कार भी होती है, जो किम उसका पीछा कर रहा था। एंड यहाँ पर किम अंदर से महसूस कर पा रहा था कि यहाँ पर जेनी अपने प्रीवियस टाइम में वापस चली जाए, जो बहुत बेहतर होगा। यानी कि जेनी अपने समय में एक बहुत अच्छी कार रेसर हुआ करती थी, और यहाँ पर उसने कई सारे मैचेस जीते भी थे। लेकिन न जाने कि उसने अपने करियर को छोड़कर एक हाउसवाइफ बनने का सोचा, और तो यहाँ पर बहुत होप कर रहा था कि जेनी के साथ फ्यूचर में जो कुछ भी हो वो बड़े ढंग से हो। लेकिन फिर इतने में यहाँ पर उसे स्कूल से कॉल आने लग जाता है, तो फिर वो कार को तुरंत ही रोक देती है। एंड ये कॉल होता है एमी और एमी के टीचर्स का, जो कि यहाँ पर उसे कॉल कर रही होती है। टीचर यहाँ पर जेनी को स्कूल आने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि एबी ने अपने स्नैक्स में कोई तो कैंडीज लाई थी, जिसे खाने के बाद बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर आपको एज ए मदर यहाँ पर आना ही होगा उसे कन्फ्रंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जेनी आने से मना कर देती है, और वो टीचर को साफ साफ क्लियरेंस दे देती है कि यहाँ पर मेरा और एबी का रिश्ता अब नहीं रहा, और मैं एबी की मॉम नहीं हूँ। अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप एबी के डैड को कॉल कर यहाँ पर बुला सकते हो। दूसरे वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर से फ़ोन छीनना शुरू कर देते हैं एंड कहते हैं कि अभी इस लड़की का फ़ोन मुझे यहाँ पर दो, मुझे उसकी मॉम से बात करनी है, उसकी वजह से हम सबके बच्चों का पेट खराब हो चुका है। बाद में यहाँ पर जेनी को याद आता है कि एमी भी वहीं पर है, तो कहीं उसने वो कैंडीज नहीं खा ली हो। तो फिर यहाँ पर वो टीचर से फ़ोन एमी को देने के लिए कहती है, जहाँ पर एमी उसे बताती है कि एबी ने तो मुझे एक भी कैंडी का पीस नहीं दिया, ये कहते हुए कि मैं एकदम मोटी हूँ और मैं पिग जैसी दिखती हूँ। एंड तब जाकर यहाँ पर जेनी के दिल को तसल्ली मिलती है कि एमी की हेल्थ एकदम सुरक्षित है। फिर बाद में यहाँ पर वो एमी से पूछती कि आखिर एबी को ये कैंडीज दी किसने दी, तो यहाँ पर एमी बता देती है कि आज शीन ने। बाद में यहाँ पर वो कॉल को कट कर कॉल लगा लेती है अपनी स्टाफ को, अन्य से बोलने लग जाती है कि मैडम शीन को कॉल करके कह देना कि उसने एबी को जो कैंडीज दी थी वो सभी बच्चों को और उसके पेरेंट्स को बहुत पसंद आई है, तो बेहतर होगा अगर वो और कैंडीज लेकर वहाँ पर पहुँच जाए। तो एंड ये तो बस एक चाल होती है हमारी जेनी की, ताकि यहाँ पर जो कर्म शीन ने किया है उसे उसकी सज़ा मिलकर ही रहे। एंड यहाँ पर शीन बड़े कॉन्फिडेंटली स्कूल के अंदर चली जाती है, मन में ये सोचते हुए कि आज सभी के सामने मैं प्रूफ कर ही दूंगी कि मैं कितनी अच्छी मम्मा बन सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उन सब के लिए वैक्स कैंडीज लेकर आ जाती है, और इन सभी लोगों जो है वो उसकी बात सुनने के बाद उस पर बड़े गुस्सा करने लगते हैं, और तो यहाँ तक वो लोग तो शीन को थप्पड़ तक लगा देते हैं, और तो यहाँ पर सभी पेरेंट्स मिलकर उसे बड़ा पड़ते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जाओ, शीन और तर एबी एक साथ घर पर होते हैं, जहाँ पर जाओ उसकी मरम पट्टी कर रहा होता है। और नित्य में यहाँ पर जेनी आ जाती है, तो फिर जेनी को देखकर शीन बोलने लग जाती कि लगता है मेरी बहन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन यहाँ पर वो उसे इग्नोर करते हुए रूम की ओर बैठ जाती है, जहाँ पर जाओ उसे दूसरे कपड़े लाने के लिए कहता है, क्योंकि क्या है ना, शीन के कपड़े जो खराब हो गए थे। बट यहाँ पर जेनी कपड़े लाने के बदले पूरा सूट केसी लेकर आ जाती है। यहाँ पर शीन को समझ नहीं आ रहा होता कि आगे चल क्या रहा है, बट वो खाली नाटक कर रही
थी उससे अंदर से सब कुछ पता होता है कि आखिर वो क्या कर रही है और उस चीज़ का यहाँ पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ से बोलने लग जाता है कि लगता अभी तक तुम्हारा ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर जेनी उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। साथ साथ यहाँ पर वो अपनी वेडिंग रिंग को निकाल कर कॉफ़ी टेबल पर रख देती है, जिसके बाद में यहाँ पर शीन उठकर उसके पास आती है और उसे एक बॉक्स ओपन करके देती है एंड कहती है कि मुझे पता था और जाओ को भी पता था कि तुम मुझसे नाराज़ हो, इसलिए यहाँ पर जाओ ने मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा था। एंड यहाँ पर वो उसे वो नेकलेस दिखाने लग जाती है, जहाँ पर जेनी उस नेकलेस को देखती है एंड वो वही सेम नेकलेस शीन के गले पर भी देखती है। कहते कि लगता है ये सेम नेकलेस तुम्हारे गले में है, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे गले वाला नेकलेस मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पर शीन मन में कह रही होती है कि लगता है इसे फेक और रियल में फ़र्क समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर शीन ने जो उसके नेकलेस लाया हुआ था वो फेक था और जो यहाँ पर जानो से पैसे दिए थे उससे उसने खुद के लिए रियल वाला नेकलेस खरीद लिया था। शीन बोलती कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरा नेकलेस पसंद है तो तुम उसे रख सकती हो। एंड यहाँ पर बेझिझक वो अपना नेकलेस निकाल देती है, जहाँ पर जेनी भी उसे फेक नेकलेस बनाकर बोलने लग जाती है कि देखा ये वाला नेकलेस तुम पर न जाने के कुछ ज़्यादा ही सूट हो रहा है। और तो हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर शीन रास्ते से गुजर रही थी एंड यहाँ पर स्टॉल पे बैठी एक लड़की के पास वो नेकलेस होता है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा ही सस्ता था एंड वो नेकलेस वही ले लेती है ताकि वो ये नेकलेस जेनी को दे पाए। और साथ ही साथ हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर जेनी अपने हाथ में हुए नेकलेस को डस्टबिन के अंदर फेंक देती है। तो फिर यहाँ पर शीन महान बनने का नाटक शुरू कर देती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, इतनी प्रीशियस चीज़ को डस्टबिन में फेंक रही हो। जेनी कहती कि अगर उस प्रीशियस थिंग के लिए तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है तो फिर क्यों ना तुम उस प्रीशियस चीज़ को खुद ले लो, तो तुम्हें उसका वर्थ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। यहाँ पर शीन कहते कि तुम मुझसे झगड़ क्यों रही हो। जेनी कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट करने के लिए आई हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने बैग में से डाइवोर्स के एग्रीमेंट्स बाहर निकाल देती है और तो यहाँ पर वो जाओ से कह देती है कि पेपर्स को ध्यान से पढ़ लेना और कोई मिस्टेक ना मिले तो उस पर साइन कर देना। जाओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। एंड यहाँ पर वो डाइवोर्स पेपर्स को पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर एलिमनी के नाम पर जेनी को 60 मिलियन और एक घर मिलना ही चाहिए। वो कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही नहीं मांग लिया। जेनी कहती कि क्यों, यहाँ पर मैं 7 साल से घर को संभाल रही हूँ, तुम्हारी सारी चीज़ें करती आ रही हूँ, इतना तो मैं डिजर्व करती ही हूँ। अगर लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पैसे तो कुछ ज़्यादा ही है, तुम्हारे असेट्स इक्वली मुझे पड़ने चाहिए, पर तुम खुशी मना के मैं यहाँ पर सिर्फ 60 मिलियन और एक घर ही चाहती हूँ। एंड यहाँ पर ए भी आ जाता है अपनी मम्मा को सुनाई लेने के लिए। वो कहता है कि अरे मेरे डैड इतना हार्ड वर्क करते, वो आपको इतने सारे पैसे क्यों देंगे। यहाँ पर जेनी उसे इस मामले से बाहर रहने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि वो एक बच्चा है। पर यहाँ पर ए भी बड़ा बदतमीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर उसके डैड उसे सुना जो नहीं रहे थे, उसे समझा भी तो नहीं रहे थे। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि एक बार डाइवोर्स हो जाने दो, मुझे आप जैसी मम्मा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जेनी भी यहाँ पर जाओ से साफ साफ कह देती है कि तुम एबी को अपने पास रख सकते हो, लेकिन एबी की कस्टडी मेरे पास ही रहेगी और ऐसा एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जाओ यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता है, मुझे तो लगा था कि 2 दिन बाद तो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आओगी, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम कुछ ज़्यादा ही ईगो से भरी हुई हो। बट फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे बिना कैसे रह सकती हो। एंड यहाँ पर जाओ बिना कुछ सोचे समझे सीधा डाइवोर्स पेपर्स पर साइन भी कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर जेनी एमी को लेकर चली जाती है। एंड यहाँ पर शीन अपना काम करना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर वो सब बोलने लग जाते कि देखा वो कितनी बुरी इंसान है, उसे तुमसे 60 मिलियन मांगे, न जाने क्या सोच के वो तुमसे 60 मिलियन मांग रही है। मुझे तो ऐसी लड़कियां बड़ी हिपोक्रेट लगती है। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ 60 मिलियन वाला जो एलिमनी मनी होता है वो सीधा जेनी को ट्रांसफ़र भी कर देता है। शीन कहते कि तुमने इतना जल्दी उसे ट्रांसफ़र क्यों कर दिया। जाओ कहता कोई बात नहीं, जाने भी तो, ऐसे मुझे यहाँ पर कोई हैसल क्रिएट नहीं करना है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के सामने कॉन्फ्रेंस रूम में होता है। एंड यहाँ पर वो हर एक के एग्रीमेंट को पढ़ रहा था, तो फिर एक एक कर वो उन सभी को ताने मारने लग जाता है। एंड कहते कि तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, नेक्स्ट टाइम से रिपोर्ट बनाना मत, बस अपने दिमाग में रखना, क्योंकि क्या है ना, तुम्हारी वजह से कंपनी के पेपर्स बर्बाद हो रहे हैं। और यहाँ पर सभी के बीचों में डर का माहौल बना हुआ था। फिर इसके बाद में यहाँ पर कॉल आ जाता है जेनी का, जहाँ पर जैसे वो जेनी का कॉल पिक करता है उसके हाव भाव तो बदल ही जाते। उसके एम्प्लॉयज़ को ये लग रहा था कि कहीं बॉस को किसी घोस्ट ने पोजेस तो नहीं कर लिया। एंड यहाँ पर वो जेनी के साथ में बड़े प्यार से बात कर रहा था। जेनी उसे माफ़ी मांगती उसे डिस्टर्ब करने के लिए। किम कहते कि इसमें क्या हुआ, ऐसे भी मैंने तुम्हें अपना कार्ड इसी काम के लिए तो दिया था। एंड जेनी यहाँ पर उसे किसी चीज़ को हेल्प मांगने लग जाती है। किम कहते कि ज़रूर, मैं तुम्हारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दूंगा। और मुझे जानकर खुशी हो रही है कि फाइनली तुम वो अपने पुराने वर्ल्ड से बाहर आ चुकी हो। लेकिन हाँ, डैड अभी ठीक नहीं है और वो बार बार तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। तो फिर जेनी यहाँ पर रेडी हो जाती है उसके डैड से मिलने के लिए, और तुरंत यहाँ पर वो जेनी को एड्रेस सेंड कर देता है।
सभी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर कॉल कट होने के बाद किम को पूछने लग जाते कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा क्लाइंट था जिसकी आवाज़ को सुनकर आप बहुत खुश हो गए थे। एंड किम यहाँ पर ब्लश करने लग जाता है, जहाँ पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर किम ऐसे स्माइल तक कर सकते। बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि स्टॉक ट्रेडर से मिलती है। एंड यहाँ पर वो ट्रेडर को अपने 60 मिलियन सारे के सारे एक साथ दे देती है, ये कहते हुए कि उसे ये कंपनी पर पूरे के पूरे शेयर्स बाय करने हैं। ये बात सुनकर वो शॉक हो जाता है, कहता है कि पूरे के पूरे 60 मिलियन इसी में मुझे इन्वेस्ट करने हैं। जेनी कहती है कि हाँ। फिर बाद में वो ट्रेडर यहाँ पर उसे नेगेटिव पॉइंट्स बताने लग जाता है कि अभी 60 इन्वेस्ट तो कर रही हो, लेकिन क्या पता 1-2 हफ्ते पास हमारे पास सिर्फ 10 मिलियन बचे। जेनी कहती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, 2 वीक के अंदर अंदर इसका स्टॉक प्राइस डबल होने वाला है। और ये बात सुनते ही यहाँ पर वो ट्रेडर शॉक हो जाता है कि आखिर अंदर की बातें जेनी को कैसे पता है। बाद में यहाँ पर वो स्टॉक ट्रेडर जेनी को लिफ्ट तक छोड़ कर आ जाता है और जेनी के जाने के बाद वो तुरंत ही यहाँ पर मिस्टर किम को कॉल लगाकर बताने लग जाता है कि मिस्टर किम यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैडम ने मुझे पूरे के पूरे 60 मिलियन एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कह दिए। कहीं ये रिस्की तो नहीं है? वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है और वो सोच समझ के ये सब कुछ कर रही है। और ऐसे भी उसने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया उसमें मेरे भी कुछ पैसे लगा दो, मैं भी यहाँ पर प्रॉफिट अर्न जो करना चाहता हूँ। बाद में हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जहाँ पर जाओ तक भी ये खबर पहुँच गई होती है इन्वेस्टमेंट को लेकर। जहाँ यहाँ पर हम उसको जाने लग जाता है एंड कहते कि लगता है ये बहुत जल्दी घर आने वाली है। मुझे तो लगा था कि 1-2 महीने लगेंगे, बट इस स्टॉक की बात सुनने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे घर तो लौटना पड़ेगा ही। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जेनी और एमी को देखते, जहाँ पर जेनी अपने प्रोफेसर वैंग से मिलने के लिए निकल पड़ती है। और जैसे यहाँ पर वो घर के अंदर जाती है, स्टाफ यहाँ पर उसे इंतज़ार करने के लिए बोलती है। एंड जब यहाँ पर वो वेट कर रही थी तो उसकी नज़र आसपास जाती है और वो आसपास से वो एक वाइट बोर्ड को देखती है जिसके अंदर मैथ का एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है। तो वो तुरंत ही मुस्कुराते हुए उस बोर्ड की ओर बढ़ जाती है एंड मार्कर उठाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाती है। एंड जब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी तब हम यहाँ पर पुरानी वाली जेनी को देखते हैं जो कि स्कूल समय में थी। एंड वहाँ पर वो जेनी ठीक वैसी ही थी, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास रहता था। एंड जैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इतने में ही कुछ बॉयज़ वहाँ पर आ जाते हैं जो कहने लगते कि तुम कौन हो और अंदर कैसे घुसी। फिर हमें समझ आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर वैंग के स्टूडेंट होते हैं। एंड उन स्टूडेंट की नज़र पहुँच जाती है उन बोर्ड तक, जहाँ पर वो लोग सोल्यूशन को देखकर शॉक हो जाते हैं, कहते कि आखिर इस लड़की ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर लिया, कहीं ये प्रोफेसर वैंग की स्टूडेंट तो नहीं है। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट बताता है कि नहीं, प्रोफेसर वैंग तो कभी भी फीमेल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया ही नहीं करते थे, क्योंकि पता है एक बार ऐसा हुआ था, उनकी कोई तो फीमेल स्टूडेंट थी जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, बट यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से और फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसे ड्रॉप आउट लेना पड़ा, जिस वजह से उनकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। फिर इसके बाद में इतने में यहाँ पर प्रोफेसर वैंग की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग प्रोफेसर वैंग से तो पराज थे। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स बताने लग जाते हैं कि ये मैडम ने आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया है। तो फिर प्रोफेसर वैंग गौर से उसे देखने लग जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर जेनी जो होती है वो अपनी बेटी को प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस भी करवाती है, जहाँ पर एमी प्रोफेसर को ग्रैंडपा कहकर पुकारती है। फिर हमें पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर कंफर्म कर रहे थे जेनी से कि वो पक्का इस कोर्स को छोड़ना चाहती है। एंड जेनी का डिसीजन एकदम फर्म था, जिससे प्रोफेसर को बड़ा गुस्सा आया था। एंड उन्होंने तो जेनी को कह दिया था कि अगर तुम्हें किसी ने पूछा कि तुम्हारा प्रोफेसर कौन था तो मेरा नाम कभी भी मत लेना। हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर जेनी सोच रही थी कि किम ने तो मुझे कहा था कि प्रोफेसर वैंग की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, लेकिन इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। फिर प्रोफेसर यहाँ पर उन दोनों को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं बात करने के लिए। बाद में यहाँ पर जेनी प्रोफेसर से जॉब के बारे में पूछने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है किम की, जो कि एकदम मस्कुलर मैन की तरह दिख रहा होता है। एंड जेनी की भी नज़र उस पर थी। एंड किम तुरंत ही आते ही अपने डैड को उठाकर बेड पर ज़बरदस्ती लिटाने लग जाता है। वो अपने डैड को बोलने का मौका तक नहीं देता। एंड यहाँ पर जानबूझकर वो पिलो पर डस्टिंग करने लगता है, क्योंकि उसे पता है डस्ट की वजह से डैड को खांसी आएगी, और उसके डैड खांसने भी लग जाते हैं। किम कहता है कि देख रही हो जानी, मेरे डैड की हालत क्या हो चुकी है। यहाँ पर उसके डैड कुछ बोलना चाहते हैं, बट वो अपने डैड को बोल नहीं देता। एंड कान लगाकर बस हाँ हाँ करता रह जाता है और बोलता है कि मेरे डैड ने कहा है कि अगर तुम जाकर वो ओलंपिक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगी तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। यहाँ पर मिस्टर वैंग अपने मन में बोल रहे होते हैं कि मैंने तो कुछ कहा नहीं है, और ये अपने मन से इस आइडिया से बोले जा रहा है, मुझे बोलने का मौका भी नहीं दे रहा है। एंड यहाँ पर एमी होती है जो बेड पर चढ़ जाती है, कहती है कि ग्रैंडपा मैं भी आपकी हेल्प करूँगी ताकि आप प्रॉपर्ली सांस ले पाओ। जेनी यहाँ पर खुश हो जाती है, क्योंकि ओलंपिक्स के मैथ क्वेश्चन सॉल्व करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है, और वह एमी को लेकर नीचे चली जाती है। जेनी के वहाँ से जाने के बाद प्रोफेसर वैंग
अपनी छड़ी को उठाकर अपने बेटे किम को मारने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ में कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। किम कहता है कि वही तो मैं चाहता था। एंड ये सुन के यहाँ पर उसके डैड को तो बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक बार मुझे उठने दो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। वो कहता है कि ठीक है, आप तब तक आराम करिए, मैं थोड़े टाइम में आता हूँ। एंड वो तुरंत ही नीचे की ओर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी नीचे बैठकर क्वेश्चंस को देख रही होती है। सभी के सभी स्टूडेंट्स को यही होता है कि तुमने एक क्वेश्चन ही तो सॉल्व किया है, तुम यहाँ पर बाकी के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगी। तुम्हें पता भी है कि प्रोफेसर वैंग के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। उनका आंसर बड़ी सिंपली निकल आता है, लेकिन उसके दिमाग बड़ा लगाना पड़ता है। तो फिर वहाँ पर एक स्टूडेंट बोलने लग जाता है कि तुमने देखा नहीं, इन्होंने बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर दिया। तो मुझे लगता है कि शायद से वो ये सारी चीज़ें भी सॉल्व कर पाएंगी। एंड बाद में यहाँ पर जेनी चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर देती है। दोस्त हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि एमी के साथ बड़े अच्छे से स्केच बुक में उसका स्केच करने में साथ दे रहा था। एंड यहाँ पर जेनी की नज़र उन दोनों पर जाती है, जहाँ पर उन दोनों को देखकर जेनी को याद आ जाती है जाओ की कि उसके मैरिज में उसने जाओ से इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था कि वो एमी को भी उतना ही समय देगा जितना वो एवी को दिया करता था। और वो ये जो सिनेरियो देख रही थी वो जाओ और एमी से एक्सपेक्ट कर रही थी, बट यहाँ पर जाओ ने कभी उसके एक्सपेक्टेशंस पर कोई काम किया ही नहीं था। फिर वो अपने काम में वापस से लग जाती है, जहाँ पर वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। एंड सभी के सभी स्टूडेंट्स उस आंसर्स को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं एंड कहते हैं कि प्लीज़ आप हमें भी ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से फटाफट आप चीज़ें सॉल्व करती हो वैसा हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोफेसर अगर हमें एक क्वेश्चन देते हैं तो उस एक क्वेश्चन को करने में हमें एक हफ्ता लग जाता है। न जाने हम यहाँ पर ALI कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। ALI वाले कंपटीशन को सुनकर जेनी को लगता है ये कुछ जाना पहचान सा कंपटीशन लग रहा है, और इसमें से एक स्टूडेंट उसे रिकमेंड भी करता है कि क्यों ना आप उसमें पार्टिसिपेट करो। एंड जेनी को याद आता है कि ये वर्ल्ड कॉम्पिटिशन होता है। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लग जाती है लेकिन रजिस्ट्रेशन तो मैंने किया नहीं है। तो वो लोग रजिस्ट्रेशन की डेट चेक करते हैं एंड पता चलता है कि अभी भी उसके पास टाइम है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो वो फटाक से अपना लैपटॉप निकालकर रजिस्ट्रेशन को पूरा कर देती है। वहाँ पर उनमें से एक स्टूडेंट जेनी को क्रिटिसाइज ज़रूर करता है कि तुम्हें पता भी है वो कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ है, वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम वहाँ तक पहुँच पाओगी। जेनी कहती कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाली हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो स्टूडेंट उसे क्वेश्चन के बारे में पूछने लग जाते हैं और ऐसा करते करते रात हो जाती है। तो फिर यहाँ पर जेनी के मन में बस यही चल रहा होता है कि वो अपने ड्रीम्स को एक बार फिर से अकम्पलिश यानी कि पूरा कर ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पर हम किम को देख जो कि एमी को उठाकर बेडरूम तक लेकर आ रहा होता है, क्योंकि वो बेचारी थकान के मारे सो चुकी थी। प्रोफेसर यहाँ पर किम को इस हालत में देखकर खुश नहीं थे। वो कहते कि तुम किसी और की बच्ची को अपना बेबी बनाना चाहते हो। एंड यहाँ पर किम बड़ा मजाकिया होता है। वो यहाँ पर एमी के कान में बोल रहा था कि डैड बुरे है, अंकल बहुत अच्छे, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो अपने अंकल यानी कि किम खुद की तारीफ़ किया करे। फिर बाद में यहाँ पर प्रोफेसर जो है जेनी का वो सारा का सारा पेपर्स चेक करने लग जाते हैं और उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है। वो कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना ना भूलना। एंड जेनी भी यहाँ पर खुश हो जाती है। साथ साथ वो उसे ALI रजिस्ट्रेशन के बारे में बता भी देती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। दोस्त हम यहाँ पर एबी और शीन को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलकर एबी के प्रोजेक्ट को कर रहे होते, कर नहीं रहे होते बल्कि शुरुआत कर रहे होते, जहाँ पर खुद शीन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे बनाती कैसे। एबी यहाँ पर अपनी मम्मा की तारीफ़ करता है कि मेरी मम्मा होती थी तो वो अब तक बना देती, वो हमेशा बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स को बना दिया करती है। एनी सुनकर शीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पर ऑनलाइन उस प्रोजेक्ट के बारे में ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर उसे रेडीमेड पीस मिल जाता है तो वो उसे ऑर्डर कर देती है। एनी भी से कहती है कि तुम जाकर सोचो, तुम मॉर्निंग में उठोगे ना तब वह तुम्हारे इस आंटी जी ने तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया होगा। बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते जो कि एमी को लेकर बेडरूम में जा रही थी एंड एमी की नींद खुल जाती है, जहाँ पर बोलती है कि डैड बुरे है, अंकल अच्छे। जेनी को समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रही है। एमी बोलती पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कान के यहाँ पर ये बोला, तो फिर मैं बोलने लगी लेकिन अंकल सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड यहाँ पर जेनी उसको जाने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर स्कूल का टाइम आ जाता है, जहाँ पर एबी स्कूल के बाहर शीन का वेट कर रहा था। यहाँ पर जेनी एमी के साथ जा रही थी, तो फिर एबी यहाँ पर एमी का मजाक उड़ा रहा था कि देखना मेरा प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा होने वाला है। बट यहाँ पर जेनी चुपचाप एमी को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर शीन फटाक से वो बड़े से बक्से को लेकर आती है
और क्लासरूम में जाकर एक्सीलेंट वाला स्टिकर खुद ब खुद लगा लेती है। टीचर यहाँ पर उस पर चिल्लाती भी है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये अनफेयर है। यहाँ पर बच्चे अक्सर प्रोजेक्ट्स को वोट क्या करते, तुम यहाँ पर खुद ब खुद एक्सीलेंट का स्टिकर निकाल कर नहीं लगा सकती हो। तो फिर यहाँ पर शीनू से सुनाने लग जाती है कि लगता तुम्हें पता नहीं है कि एबी के डैड कौन है, और अगर पता है तो अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर होगा। इसके बाद में सभी लोग यहाँ पर ऑडिटोरियम में होते हैं जहाँ पर शीन की एंट्री होती है जाओ के साथ में। और यहाँ पर जेनी उन दोनों को एक साथ स्कूल में देखकर शौक होती है। फिर हमें यहाँ पर पास के बारे में बताया जाता है जहाँ पर जेनी जाओ से कह रही थी कि स्कूल में आने के लिए क्योंकि स्टूडेंट और पेरेंट्स का मीटिंग है, पर यहाँ पर जाओ ने कभी स्कूल की चीज़ों में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, बट इस बार तो वो बड़े ठान शान से आया है। फिर इसके बाद में इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर सबसे एक्सीलेंट प्रोजेक्ट सभी को दिखाया जाता है। तो फिर यहाँ पर स्टेज पर आ जाता है एबी अपने उस बक्से को लेकर। सभी लोग बोलने लगते हैं कि एक्सीलेंट प्रोजेक्ट है तो फिर बॉक्स तो हटाओ, हमें उस प्रोजेक्ट के मास्टरपीस को देखने दो। लेकिन यहाँ पर एबी उस बॉक्स को हटाने के लिए रेडी था ही नहीं और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। तो फिर शीन खुद ब खुद चली जाती है उस बॉक्स को हटाने के लिए एंड यहाँ पर एबी उसे उस बॉक्स को खोलने नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और फिर उसके अंदर की रिसीट बाहर आ जाती है। इसे देखकर टीचर को बड़ा गुस्सा आता है एंड सभी की नज़र भी उस रिसीट पर चली जाती है। टीचर यहाँ पर शीन से कह देती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही अनफेयर है, एबी तुमने अपना खुद का प्रोजेक्ट नहीं बनाया। एबी यहाँ पर ब्लेम शीन पर डाल देता है। शीन के पास यहाँ पर बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। दूसरा यहाँ पर टीचर सभी से माफ़ी मांगने लग जाती है कि वो एक्सीडेंट का स्टिकर खुद ब खुद यहाँ पर मैडम शीन ने लगाया था मेरे ना कहने पर भी, लेकिन मैं यहाँ पर पेरेंट्स से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, ये गलती मेरी भी वजह से हुआ है। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अरे वाह, ये सब कुछ यहाँ पर फू फैमिली की वजह से हो रहा है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें लगा नहीं था कि इनकी फैमिली कभी ऐसा काम भी कर सकती है। एबी यहाँ पर अपनी मम्मा को बुलाने वाला था, पर यहाँ पर शीन उसका मुंह बंद करवाकर उसके स्टेज के नीचे ला देती है। एबी कहता है कि देखना, मेरी मम्मा होती तो वो मुझे ज़रूर जिताती और इस बार एमी इस प्रोजेक्ट को जीतेगी। बाद में यहाँ पर शीन की नज़र एमी के प्रोजेक्ट पर जाती है। वो कहते कि टेंशन मत लो, शीन नहीं जीत सकती है। एंड यहाँ पर वो जाकर एमी के प्रोजेक्ट के ऊपर पैर देने वाली थी, बट एमी उसे धक्का मार देती है। तो शीन इस पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे धक्का कैसे मारा। एमी कहती कि आप बुरे आंटी हो, आप मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर पैर देने वाली थी, वो भी जानबूझकर। फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रोफेसर बुलाने लग जाती है एमी को अपना प्रोजेक्ट बताने के लिए। एंड एमी का मॉडल बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो था वो ब्लैक स्क्रीन पर लिखा हुआ था और वो उसे देखकर पढ़ रही थी, बट अचानक से वो ब्लैक स्क्रीन बंद हो जाता है। एंड यहाँ पर हम जाओ की मम्मा को देखते हैं, तो फिर यहाँ से जेनी जा रही होती है उस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, बट आंटी यहाँ से उसे जाने नहीं देती और उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक लेती है। और वह आंटी बताती है कि मैंने वो मैन्यूस्क्रिप्ट को बंद कर दिया था। एमी कौन होती है इस चीज़ को जीतने वाली, ये कॉम्पिटिशन तो हर बार से एबी जीतता आ रहा है और उसी का हक बनता है। यहाँ पर जेनी को बड़ा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपनी एक्स मदर इन लॉ को सुना ही देती है। कहती है कि आप हमेशा इनइक्वालिटी क्यों रखती हो और इतनी बड़ी पोजीशन पे आने के बाद भी अभी भी आपके ख्यालात पुराने ज़मानों जैसे, जहाँ पर वो लड़की से ज़्यादा लड़कों को प्रायोरिटी देती हो। लेकिन यहाँ पर एमी जो होती है वो स्क्रिप्ट को बिना देखे पढ़ने लग जाती है और वो ऐसे पढ़ती है जैसे कि वो कोई पोएम पढ़ रही हो। एंड सभी को यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो छोटी सी बच्ची बिना किसी स्क्रिप्ट को पढ़े हुए खुद ब खुद ये सारी चीज़ें बोल रही होती है। एंड उसका इस पोएम ख़त्म होने के बाद टीचर सभी के सामने एमी को इस कंपटीशन का विजेता घोषित भी कर देती है। दूसरे यहाँ पर एबी रो रहा होता है, जहाँ पर उसी ग्रैंड माँ से समझाने की कोशिश कर रही थी कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर तुम जीतोगी। जलन के मारे आकर एबी तुरंत एमी के पास जाकर उसके प्रोजेक्ट को नीचे गिरा देता है। एंड यहाँ पर एमी भी उसे धक्का दे देती है क्योंकि एमी को भी बुरा लग रहा था कि उसकी मेहनत पर उससे तब पानी फेर दिया। एंड यहाँ पर ग्रैंड माँ आकर एमी को सुना रही थी, तो फिर उसकी मॉम भी आ जाती है यानी कि जेनी। एंड ग्रैंड माँ से कहती है कि अगर आप एबी को दोषी ठहरा रही हो तो उतना दोषी आपको अपने ग्रैंडसन एबी को भी बोलना चाहिए क्योंकि उसने मेरी बेटी का प्रोजेक्ट तोड़ा हुआ है और ये एक एक्शन का रिएक्शन था जो कि बहुत ही नॉर्मल था। बाद में यहाँ पर आंटी चिल्लाने लग जाती है, कहती कि मैं तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को स्कूल से निकाल कर रहूँगी। जेनी बोलती कि ठीक है निकाल दो। ऐसे भी यहाँ पर सभी पेरेंट्स और कैमरे में सारी चीज़ें कैप्चर हो रही है कि आखिर किसके साथ इनजस्टिस हो रही है। सभी लोग यहाँ पर शीन को मिस्ट्रेस बुलाने लगते हैं एंड कहते हैं कि फू फैमिली में इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई रहेंगी, हमें कभी पता नहीं था। एंड ऐसे भी वो लोग अपनी एक्स बहू के साथ में बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बाद में यहाँ पर वो ग्रैंड माँ बड़े गुस्से में एमी से पूछ रही होती कि तुम ग्रैंड माँ के पास वापस नहीं आओगी, और वैसा कह रही थी ताकि वो बेचारी बच्ची डर जाए। लेकिन यहाँ पर एमी उससे निडर होकर उसका सामना करती है, कहते कि नहीं आप बहुत बुरे इंसान हो, आप लोग मेरी मम्मा के साथ बहुत गलत बिहेव करते हो और मुझे आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना है। फिर बाद में यहाँ पर इतने में सबसे बड़े हेड आ जाते जो कि पूरे के पूरे स्कूल को ऑन करते और हमें पता चलता है कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि किम ने भेजा होता है क्योंकि कैमरा मैन जो सारी चीज़ें कैप्चर कर रहा था वो
लाइव इंटरनेट पर जा रही थी। यहाँ पर वो ओनर प्रिंसिपल से बोलने लग जाता है कि जो कुछ भी हुआ उसका तुम क्या करने वाले हो। प्रिंसिपल कहते हैं कि जाने दीजिए, ऐसी भी नॉर्मल चीज़ें तो है। तो फिर वो उसे कहते हैं कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। इंटरनेट पर सभी लोग हमारे स्कूल को लेकर बातें कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पार्शलिटी कर रहे हैं लड़के और लड़की को लेकर, और ये डिसीजन मुझे आज ही लेना होगा। ग्रैंडमा यहाँ पर एबी का साइड लेती है कि वो बड़ा होनहार बच्चा है, लेकिन यहाँ पर वो जो ओनर होता है वो साफ साफ से कह देता है कि आपको आपकी डायरेक्टर की पोस्ट से रिज़ाइन करना ही होगा, क्योंकि ये हमारे स्कूल के पॉलिसी के अगेंस्ट है। यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे स्कूल का सबसे बड़ा स्पॉन्सर हम ही है। तो वो उन्हें बताने लगता है कि हाँ तुम थे, पर अब नहीं हो, और हमें रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना ही होगा। यहाँ पर जाओ झगड़ने से मना कर देता है, कहता है कि ठीक है मैं रिज़ाइन कर दूँगा। बाद में यहाँ पर जेनी एमी को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जेनी जा रही होती है तो फिर वहाँ पर जाओ से बात करने के लिए ज़रूर आता है, पर यहाँ पर जेनी उसे इग्नोर करते हुए अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जेनी को देखते हैं और तो एमी को देखते हैं, जहाँ पर किम एमी से कह रहा होता है कि देखो तुमने आज यहाँ पर बहुत सारी मेहनत की है, तो फिर मैं तुम्हें एक स्पेशल रेस्टोरेंट में लेकर जाऊँगा ट्रीट देने के लिए। और वो लोग रेस्टोरेंट की ओर निकल जाते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, शीन को और उनके कलीग्स को, जो लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जा रहे थे। सभी लोग यहाँ पर जाओ को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसकी वाइफ ने यानी कि एक्स वाइफ ने ALI कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसके बारे में यहाँ पर जाओ को खुद को पता नहीं था। तो फिर जाओ कहता है कि हाँ बहुत लकी है मेरी वाइफ, और उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत स्मार्ट भी है। तो फिर यहाँ पर उनमें से एक लोग कहते हैं कि वाइफ, लेकिन तुम्हारा तो ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, जिसे सुनकर जाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड यहाँ पर शीन समझ पा रही थी कि शीन का जादू तो ना ज़्यादा काम कर नहीं रहा है, और अभी भी यहाँ पर जाओ जेनी को लेकर ये पूरा का पूरा स्टक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जाओ बाहर की ओर जाता है, जहाँ पर हम किम को, जेनी को और एमी को साथ में देखते हैं। साथ साथ जाओ की नज़र भी उन पर पड़ जाती है। वो उनके पीछे जाता तो है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो ठान लेता है कि वो जेनी को अपने लाइफ में अपने बिना सक्सेसफुल होने देने बिल्कुल भी नहीं वाला है। दोस्तों यहाँ पर फाइनली जेनी का वो टेस्ट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर वो ओलंपिक्स वाला मैच ऑनलाइन हो रहा होता है। एंड यहाँ पर जैसी जेनी शुरू बात करने वाली थी, वैसे ही यहाँ पर केबल कट जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो वो सोचती है कि वो अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट यहाँ पर कनेक्ट कर लेगी, पर उसके फ़ोन की बैटरी भी बहुत ज़्यादा कम थी, जिस वजह से वो उसका हॉटस्पॉट भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। फिर यहाँ पर वो नीचे की ओर चली जाती है सिक्योरिटी गार्ड को पूछने के लिए कि आखिर वो इलेक्ट्रिसिटी कब तक आएगी। और वो गार्ड्स बताते कि आधे से ज़्यादा एरिया की इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है और उसे आने में बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि शाम या फिर रात की हो जाए। जेनी को कुछ समझ नहीं आता एंड यहाँ पर वो एक स्टोर में चली जाती है ताकि वो कॉल कर किसी को तो बुला ले। और फिर बाद में यहाँ पर जेनी की बात होती है जाओ से, जहाँ पर जाओ से कहता है कि क्यों बन गई तुम टॉप क्लास के स्टूडेंट, हो गए तुम पास अपने ALI एग्जामिनेशन में। तब जाकर यहाँ पर जेनी को समझ आता है कि जाओ ने ये सारी की सारी चीज़ें जानबूझ कर की है, और तो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी उसने जानबूझ कर कटवाई है ताकि यहाँ पर जेनी उस टेस्ट को दे ना पाए। जाओ यहाँ पर जेनी को समझा रहा होता है कि देखो जेनी, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो और तुम्हारे पास अभी भी चांस है, डिवोर्स की बात को भूलकर मेरे पास वापस आ जाओ। बट यहाँ पर जेनी उसके पास जाने से साफ साफ मना कर देती है और वो उस कॉल को कट कर बाहर बैठकर ओवरथिंक करने लग जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसकी लाइफ की एक न्यू शुरुआत होगी, पर यहाँ पर सब कुछ उलझता ही जा रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अकेली बैठकर पीच खा रही होती है और सोच रही होती कि क्या सचमुच वो एग्जाम का नहीं दे पाएगी। बट इतने में यहाँ पर किम आ जाता है एक स्पोर्ट्स कार के साथ में, जहाँ पर जेनी उसको स्पोर्ट्स कार पर जैसे ही बैठती है उसे समझ आता है और उसे याद होता है कि वो वही स्पोर्ट्स कार है जो सबसे पहले जेनी ने खरीदी हुई थी। किम कहते हैं कि हाँ तुम जो सोच रही हो वो बात सही है, लेकिन फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एग्ज़ाम देना। और वो उसे लेकर अपने कमरे चला जाता है, जहाँ पर जेनी अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू करती है। हालांकि बस उसके पास समय बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी उसका जो दिमाग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। एंड फाइनली एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस का आंसर्स इजीली कर भी देती है। दोस्त हम यहाँ पर जाओ और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पर वो असिस्टेंट आकर बता रहा था कि मैडम तो अपने घर पर है ही नहीं और उनके सारे सामान वहाँ से गायब हो चुके हैं। जाओ को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर जेनी जा कहाँ सकती है और उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और दोस्त हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जो कि एबी को पिक करने के लिए गई होती है। इन एबी के साथ साथ यहाँ पर एमी भी बैठी हुई थी। शीन कहते कि तुम्हारी मॉम कितनी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, वो तो तुम्हें पिक करने के लिए भी नहीं आई। साथ साथ यहाँ पर शीन एबी के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, जो कि एक छोटू सा बो एंड
एरो होता है, पर उसका जो एरो था वो बहुत ही ज़्यादा शार्प था। एंड यहाँ पर शीन कॉल करके सारी बातें जाओ को बता देती है। जाओ कहता है कि तुम एमी को वहाँ पर से लेकर आ सकती हो, बट यहाँ पर एमी जो है वो उसके साथ जाने के लिए रेडी नहीं थी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ब खुद आ जाऊँगा और उसे अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। दूसरी यहाँ पर होती है जेनी, जो कि अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करती अपनी सुपर कार में आ जाती है अपनी बेबी को पिकअप करने के लिए। एंड यहाँ पर जाओ पहले से आया हुआ था जो एमी को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, बट एमी यहाँ पर उसके साथ जाने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं होती है। इतनी में यहाँ पर वो अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश आ जाती है, पर यहाँ पर जाओ किम को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता और अपने गार्ड्स को उन्हें पकड़ने के लिए बोल देता है। दूसरी यहाँ पर वो चालाक शीन एमी को चढ़ा बढ़ा रही होती है, कहती कि देखो अगर तुम इस बो एंड एरो से अपनी बहन को पकड़ोगे तो फिर तुम्हारे डैड तुम्हें शाबाशी देंगे और तुम पर बहुत खुश होंगे। एंड बेचारा बच्चा उसकी बातों में आकर वो एरो एमी के ऊपर शूट करने वाला था कि इतने में ही किम बीच में आ जाता है, जहाँ पर जेनी बहुत ज़्यादा जाओ को सुना देती है और उसे ये भी एहसास दिलाती है कि अगर तुमने एमी को अच्छे से समझाया होता, सिखाया होता, थोड़ी सी डांट लगाई होती तो वो आज इतना बदतमीज़ इंसान बनता भी नहीं। और बाद में यहाँ से वो उन्हें लेकर चली जाती है। जाओ यहाँ पर एबी से कहता है कि हमें जाकर तुम्हारी सिस्टर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पर एबी एमी से माफ़ी मांगता है। बट यहाँ पर एमी उसे माफ़ करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इस चीज़ की वजह से यहाँ पर एमी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता था। दूसरे यहाँ पर एबी बताता है कि वो तो उसे शीन ने दिया था। यहाँ पर जेनी को बड़ा गुस्सा आता है तो वो शीन को थप्पड़ ही मार देती है। एंड इतने में यहाँ पर जाओ उसे रोकने लगता है, तो फिर लिफ्ट की ओर से यहाँ पर हम किम को आता हुआ देखते हैं। एंड यहाँ पर जेनी उन्हें इग्नोर कर किम और एमी के साथ वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जाओ को समझ आ रहा था कि दिन ब दिन वो जेनी को खोता जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी जिम में जाती है किम के साथ, जहाँ पर एमी कहती है कि मैं तो अंकल के साथ ही वर्कआउट करूँगी। किम कहते कि ज़रूर, तुम तो मेरी प्रिंसेस हो और तुम मेरे साथ ही रहोगी। दूसरा यहाँ पर जेनी वो स्टाफ की हेल्प करने के लिए जाती है और इधर यहाँ पर शीन की नज़र जेनी पर पड़ती है। तो शीन को लगता है कि जेनी यहाँ पर साफ़ सफाई वालों का काम करती है, तो वो उसे सुनाना शुरू कर देती है। साथ साथ यहाँ पर जाब भी आकर कहता है कि तुम्हारे फंड्स मैंने फ्रीज क्या कर दिए, तुम्हें ये सारे काम करने पड़े, न जाने तुम्हारा क्या ही होगा। जेनी कहते कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी चिंता करो। और यहाँ पर वो स्टाफ के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि क्लब में बैठ के कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। और यहाँ पर वो किम को कॉल लगा देता है, जहाँ पर कॉल पर उनकी नोकझोंक हो जाती है। किम कहता है कि देखो जाओ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग अब लीगली तुम लोग हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हो, तो फिर तुम्हें उसकी लाइफ में दखल-अंदाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जो उसके साथ करना चाहता हूँ वो तो मैं करूँगा ही। मैं उसके साथ फ्रेंड बनकर रहूँ, बॉयफ्रेंड बनकर रहूँ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता। बाद में यहाँ पर जेनी को और एमी को देखते जो कि जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर किम सामने आ जाता है। स्टाफ को पता होता है कि किम यहाँ पर 2 घंटों से उनका इंतज़ार कर रहा था। एंड फाइनली वो लोग बाहर आ गए थे। इतने में यहाँ पर जेनी को ALI कंपटीशन वालों से कॉल आ जाता है और वो लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए। एंड साथ ही उसके रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें उसे ट्रांसफ़र करने बोल देते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी एमी को लेकर स्कूल चली जाती है, जहाँ पर एमी जो होता है वो एमी के अगेंस्ट सारे रूमर्स फैला देता है कि वो यहाँ पर एग्जाम में चीटिंग क्या करती है। और यहाँ पर आपस में सभी में झगड़ा हो जाने लगता है। पर इतने में यहाँ पर ढेर सारे इंटरव्यूअर्स आ जाते हैं, यानी कि रिपोर्टर्स, जो यहाँ पर आते ही जेनी का इंटरव्यू लेना शुरू करते थे। एंड यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि जेनी यहाँ पर ALI वाले कंपटीशन में टॉप 1 पोजीशन पर आई है और सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। एंड यहाँ पर साथ साथ सभी लोग एमी से कह रहे थे कि वाह एमी, तुम्हारी मम्मा कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, काश हमारे पास भी ऐसी मम्मा होती। एबी कहता है कि हाँ, ये तो मेरी ही मम्मा है। बट यहाँ पर वो उसे अपना बेटा कबूल करने से मना कर देती है। रिपोर्टर्स यहाँ पर उसके बच्चों के बारे में पूछते, उसकी फैमिली के बारे में पूछते, बट यहाँ पर वो सभी को बताती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है और तो उसकी सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम एमी है, जिसे सुनकर यहाँ पर एबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दूसरे यहाँ पर रिपोर्टर्स ढेर सारे सवालों से पूछना शुरू कर देते हैं। बट इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है, जो कि शीन के साथ मिला हुआ था। एंड यहाँ पर वो जेनी को क्रिटिसाइज करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जेनी को बचाने के लिए किम ने ऑलरेडी प्लान बना कर रखा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ मीडिया में आ रही थी। किम ने यहाँ पर स्कूल के ओनर को सारी चीज़ें बता कर रख दी थी। वो स्कूल का ओनर चला जाता है प्रिंसिपल को शाबाशी देने के लिए, और यहाँ पर उसे एक एग्रीमेंट देने लगता है जिसके अंदर कैंसिलेशन एग्रीमेंट होता है। और तो यहाँ पर उस प्रिंसिपल को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, हम यहाँ पर जाओ को देख के जहाँ पर सभी के सभी लोग ऑफिस में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ALI कंपटीशन के नंबर 1 जेनी से मिलने के लिए। यहाँ पर जाओ के पार्टनर्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते क्योंकि आपकी वाइफ इस मैथमेटिक्स कंपटीशन में जीत गई है, जो कि 3 साल में बस एक बार ही होता है और उसे क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो लोग उससे पार्टी मांगने लगते हैं। बाद में यहाँ पर वो उन्हें मीटिंग रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो सभी के सामने सारी सच्चाई बता देता है कि उसका और उसकी वाइफ का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। और ये बात को सुनकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं।
जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जाओ को और शीन को देखते हैं, जहाँ पर शीन जेनी को लेकर चढ़ाव बढ़ाकर जाओ से बात कर रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारी इमेज और रेपुटेशन को ख़राब कर रही है। सभी को लग रहा होगा कि तुम भी उसकी लाइफ में एक डार्क होल बनकर आए रहोगे, जिस वजह से जेनी अपग्रेड नहीं हो पा रही थी। और तो और जैसे तुम्हारा डाइवोर्स हुआ, जेनी के पास जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें थी वो खुद ब खुद आती गई, तो सबको तो यहाँ पर तुम पर ही शक होगा। इसके बाद हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं, जहाँ पर वो ऑनलाइन पोस्ट भी आ गया होता है कि आखिर इस लड़की का डाइवोर्स क्यों हुआ होगा। ऐसे भी इस लड़की ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले ही किया हुआ था या फिर आखिरी दिन किया हुआ था। आखिर वो एक महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ें कैसे पढ़ सकती है। लगता है शायद से इसने चीटिंग की होगी और इसे कई सारे एलिगेशन जेनी पर लगाए जाते हैं, जहाँ पर वो बेचारी सारे कमेंट्स को पढ़कर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जाओ की कंपनी में जापान से एक पार्टनर आता है, जो कि उसे कहता है कि आपको अपनी वाइफ को हमारी कंपनी में ज्वाइन करवाना होगा, जिस वजह से हमारी कंपनी की जो प्रॉफिट होगी 6 मिलियन से ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर इसके बाद में यहाँ पर उस पार्टनर को बड़ी तो खबरी मिलती है कि उन दोनों का तो डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, और ये चीज़ तो न्यूज़पेपर में आ रही थी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे को देखते हैं, जहाँ पर जेनी जब लिविंग एरिया में आती है तब वहाँ पर किम उसे फ़ोन देता है और कहता है कि देखा, तुम्हारे खिलाफ जितने भी एलिगेशंस थी चीटिंग को लेकर, वो सब कुछ अब खत्म हो चुकी है। एंड यहाँ पर जेनी देखती है कि जिस दिन वो एग्ज़ाम देती उस दिन का फुटेज यहाँ पर किम ने ऑनलाइन अपलोड कर दिया था, ताकि सभी को समझ आ पाए कि उसने कोई चीटिंग नहीं की है, और तो ट्रस्टवर्दीनेस से उसने अपना सारा एग्ज़ाम दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि अपनी चोट पर दवा लगा रहा होता है। एंड इतने में वहाँ पर जेनी आ जाती है, तो वो उसकी हेल्प करने लग जाती है। और फिर हमें यहाँ पर कुछ समय का सीन बताया जाता है, जो कि इसी दिन का होता है। एंड यहाँ पर किम ऑलरेडी प्रिपेयर होकर बैठा हुआ था कि जैसे वो अपनी शर्ट उतारे वैसे वहाँ पर जेनी आ जाए। पर यहाँ पर जेनी के बदले वो स्टाफ आती है, तो वो स्टाफ को वहाँ से भगा देता है। बट हाल ही खार उसका प्लान जो है वो कामयाब हो ही जाता है। एंड यहाँ पर जैसे वो शर्ट पहन रहा होता है, जेनी उसके मसल्स को नोटिस करती है। किम कहता है कि अब देखना बंद भी करोगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। जेनी बाद में यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाती है। एंड किम यहाँ पर उसे एक बेट लगाता है, जो कि कार रेस की होती है, और जेनी यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है उस रेस में उसका साथ देने के लिए। यहाँ पर वो लोग खुद के साथ भी एक मैच करते तो है, लेकिन यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर ढेर सारे रेसर्स आने वाले थे अपना मैच करने के लिए। और उनमें से एक रेसर होता है हमारा जाओ भी, जहाँ पर जाओ और किम के बीच में बैट लग जाती है। ए भी कहते कि देखना मेरे डैडी जीत कर रहेंगे। बट यहाँ पर किम ए बी से जबान नहीं लगाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये भी अभी बच्चा है, उसे जितना छूट दूंगी वो इतना ही बुरा बोलते जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर वो मैच की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर ऐसा लगा था कि जैसे इस मैच को जाओ ही जीतने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि जेनी ऐसा होने दे रही थी, क्योंकि जेनी के पास ऑलरेडी एक मास्टर प्लान था। एंड बाद में यहाँ पर फाइनली जेनी उस रेस को जीत जाती है, और किसी को पता नहीं होता कि किम का पर्सनल ड्राइवर, जिसे वो पर्सनल ड्राइवर बुला रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि जेनी थी। यहाँ पर ये भी कहता है कि प्लीज़ ड्राइवर अंकल बाहर आइए, मैं आपका फ़ैन हो चुका हूँ। एंड यहाँ पर जेनी अपनी कार से बाहर आती है, बट यहाँ पर वो अपना हेलमेट उतारे इसके पहले वहाँ पर वो स्टाफ आ जाती है। कहते कि मिस्टर जाओ, आप इस बेड को हार चुके हो और अब यहाँ पर आपको उस गाड़ी को साफ़ करना होगा। एंड यहाँ पर वो बकेट और वो खटाना गाड़ी को लेकर आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर सभी के सामने जाओ की तो बेइज्जती हो जाती है। बट यहाँ पर कोई भी जेनी की शक्लें नहीं देख पाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जाओ को देखते जो कि सो रहा था, एंड यहाँ पर उसे जेनी के सपने आ रहे थे, और उसे लग रहा था कि वो रेसिंग कार वाली इंसान कोई और नहीं बल्कि जेनी होती है। और सपनों में तो उन्होंने मेकआउट भी कर लिया होता है, लेकिन फिर वो सपनों से बाहर निकलता है, जहाँ पे वो बड़ा उदास हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर किम चला जाता है जेनी को फाइनल राउंड के लिए छोड़ने के लिए, यानी कि ये जो टेस्ट हुआ होता है उसका एक फाइनल राउंड होने वाला था, जो कि लाइव होने वाला था, और तो फिजिकली भी। यहाँ पर जेनी चली जाती है, तो सभी लोग लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं। इतने में हम यहाँ पर जाकर उसकी मॉम को देखते हैं, तो उसकी मॉम उसे बोलने लग जाती है कि जेनी को तुम्हें ये सब करने से रोकना होगा। पर यहाँ पर जाओ साफ साफ अपनी मॉम से कह देता है कि उसे जो करना है करने दो, मुझे उसकी लाइफ में दखलंदाजी पकड़ना बिल्कुल नहीं पसंद है। बाद में यहाँ पर वो अपने कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम में होता है, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हेड्स उसे बता रहे होते कि हमें यहाँ पर जेनी को BDO डिपार्टमेंट में वापस जाना ही होगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट वापस इंक्रीज हो सकता है। और ऐसे भी किम, तुमने कहा हुआ था ना कि तुम जेनी का जो डाइवोर्स है वो कैंसिल कर दोगे और तुम लोग वापस से हैप्पी कपल्स बन जाओगे। लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं होता है कि वो ये चीज़ करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। किम कहता है कि हाँ, लेकिन हम उसे वो पोजीशन पर तभी पहुँचाएंगे जब यहाँ पर वो इस मैच को जीत पाएगी ना। एंड बाद में वो लोग वो उस मैच को लाइव ऑन कर देते, जहाँ पर रिजल्ट्स भी उसी समय घोषित होने वाले थे। एंड यहाँ पर टेस्ट होने के बाद, चेकिंग होने के बाद फाइनल रिजल्ट्स आ जाते, जहाँ पर जेनी ही पूरे के पूरे वर्ल्ड में टॉप नंबर पर आई होती है। ये चीज़ सुनकर तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अब वो उसी कंपनी में ज्वाइन करेगी।
बट यहाँ पर जाओ को बड़ी उदासी होती है और ये सभी के सामने कन्फेस कर देता है कि अभी तक उनका डाइवोर्स ही हुआ है, वो लोग वापस से पैचअप नहीं किए हैं। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर किम को देखते जो कि जेनी को पिक करने के लिए गया होता है। ढेर सारे रिपोर्टर्स उसका फोटोज खींच रहे थे और उसका इंटरव्यू दे रहे थे एंड यहाँ पर किम उसके लिए बड़ा प्रीशियस सा गिफ्ट लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर जेनी को समझ आ रहा था कि वो किम से दिन ब दिन क्लोज होती जा रही है। फिर यहाँ पर वो लोग एक इवेंट के लिए रेडी होने लग जाते हैं जहाँ पर जेनी सारे ड्रेसेस को पहनकर अपने फोटोज क्लिक करती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसे दिखाए। तो फिर यहाँ पर वो फोटोज किम को सेंड कर देती है एंड जैसे यहाँ पर वापस घर चली जाती है चेंज करने के लिए, किम यहाँ पर अपने फ़ोटोज़ भेज देता है, वो भी बिना शर्ट्स के। कहता है कि माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे फ़ोटोज़ तुम्हारी परमिशंस के बिना देखे, तो फिर तुम्हारा भी तो हक बनता है कि तुम मेरी फ़ोटोज़ को देखो। जेनी यहाँ पर उसके फ्लर्टिंग वे को देखकर हंसने ही लग जाती है। इसके बाद में फाइनली वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर मिस्टर किम के साथ साथ में उसके डैड भी खड़े हुए होते हैं। इतने में यहाँ पर जेनी एमी के साथ आ जाती है और साथ साथ जाओ, जीन और एबी भी वहाँ पर होते हैं। यहाँ पर जाओ जानबूझकर एबी को वहाँ पर लेकर आया हुआ था किसी इंटेंशन के साथ में। बाद में यहाँ पर वो लोग वीआईपी एंट्री लेते हैं। जाओ और एबी को तो एंट्री मिल जाती है, पर यहाँ पर वो बॉडीगार्ड जीन को तो जान ही नहीं देता, उसे बाहर रोक देता है कि ये कहते हुए कि आपका इन्विटेशन में नाम तो है ही नहीं। दूसरा यहाँ पर जब जेनी अंदर होती है तो फिर वहाँ पर जाओ चला जाता है उससे बात करने के लिए। जाओ असल में एबी को इसलिए लेकर आया होता है ताकि वो जेनी का पहला फुसला सके दिल और उसे वापस से अपने मैरिज वाली चीज़ में उतरा सके और वापस से उसकी लाइफ पहली जैसी बन जाए। लेकिन यहाँ पर जेनी को पता होता है कि वो जाओ के साथ वापस नहीं जाने वाली है, तो वो जाओ से कह देती कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं अपना जो दिमाग है और अपना जो डिसीजन है वो वापस नहीं बदलने वाली हूँ। एंड वहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर किम जाओ से कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुमने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है अपनी ज़िंदगी से और तुम जेनी को डिजर्व बिल्कुल नहीं करते हो। दूसरा यहाँ पर एबी और जाओ बाहर जाते जहाँ पर एबी तो शीन पर चिल्ला ही देता है कि तुम्हारी वजह से मम्मा मुझे और डैड का एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है और यहाँ पर शीन के हाथों से भी सबको चला जाता है। फिर दूसरा हम यहाँ पर किम को और जेनी को देखते जहाँ पर जेनी नीचे सभी लोगों को इवेंट में देख रही होती है और अपने सक्सेस को भी। इतने में यहाँ पर किम पीछे से आता है तो जेनी यहाँ पर उसे टीज करने लग जाती है। किम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता एंड जेनी तुरंत यहाँ पर उसके सामने से किस कर देती है, जिससे किम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है एंड यहाँ पर वो सामने से अपनी फीलिंग्स से कन्फेस कर देता है। जेनी कहती है कि पता है मुझे, जब से मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली थी तब से मुझे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ आने लग गई थी, लेकिन तुमने आज तक अपनी फीलिंग्स से कन्फेस किया ही नहीं, बट फाइनली तुमने कर ही दिया। एंड यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं जहाँ पर हम ग्रैंडपा और ग्रैंड डॉटर को देखते हैं, यानी कि एमी को और प्रोफेसर वैंग को, जो उन्हें किस करते हुए देखते हैं। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड फादर बुलाने के लिए हाँ बोल देते हैं, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली अब एक साथ हो जाती है। एंड इसी के साथ ये ड्रामा हैप्पीली यहाँ पर खत्म हो जाता है।